हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जून 2024 सीएमए इंटर का जो पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करके अपलोड कर रहा हूं अपने चैनल सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए। और अब मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं जून 24 के तो सारे आंसर्स अपलोड करूँगा ही करूँगा। जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी पिछले 10-12 सालों के एग्जाम्स हुए हैं, उन सबके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके अपलोड करूँगा अपने इस चैनल पर। तो जुड़े रहना आप लोग, आपको एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। रिवीजन होता रहेगा, अमेंडमेंट्स पता चलते रहेंगे और क्या अप्रोच होती है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पता चलता रहेगा। तो जून 24 में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर आया था उसके जो एमसीक्यू था वो मैंने अपलोड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये 14 मार्क्स का है, इसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए भी 7 मार्क्स का है और बी भी 7 मार्क्स का है। Mrs. Kapta, an individual, sold an agricultural land for rupees 40 lakhs on 10th March 2024. The land is located at 3.6 kilometers aerial distance from the local limits of the municipality whose population was 6 lakh. According to the last preceding census, it was acquired by her on 30th June 2014 for rupees 18 lakh. She also sold a vacant land located in urban area for rupees 75 lakhs in June 2023 and the value of land for stamp duty purposes was 80 lakhs. This vacant land was obtained as gift from her father in May 2013, which was originally acquired by her father in October 2001 for 12 lakh. Fair market value of the vacant land in May 2013 was rupees 40 lakhs. Kavita deposited rupees 30 lakhs in section 54 EC bonds on 25th March 2024. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 0102 की आपको पता ही है 100 होती है, 13-14 की दे रखी है, 14-15 की दे रखी है, 23-24 की दे रखी है, 348. Under the Income Tax Act 1961, compute income from capital gains in the hands of Kavita for assessment year 24-25. She does not opt to be taxed under section 15 BAC. मतलब बेटर लैंग्वेज होती, जैसे मैंने कहा था, शी ऑप्ट्स टू बी टैक्स्ड अंडर ओल्ड रिजीम। ये बेटर लैंग्वेज होती। वो 115 बीएससी के लिए ऑप्ट नहीं करती है, इसका मतलब ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर रही है। शी ऑप्ट्स टू बी टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के हिसाब से बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 2 लैंड ट्रांसफर करे हैं मिसेस कविता ने। एक तो उसने बेचा है एग्रीकल्चरल लैंड। तो पहले ये देखना पड़ेगा ये लैंड अर्बन है या रूरल है, क्योंकि अगर रूरल होगा तो 214 के अकॉर्डिंग इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, उस केस में कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा। रूरल इज नॉट ए कैपिटल एसेट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 14, तो वो कैपिटल एसेट होती ही नहीं है, तो कैपिटल गेन निकाला ही नहीं जाता है। हाँ, अगर अर्बन लैंड होगा तो हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा एज पर द नॉर्मल प्रोविजन जो सेक्शन 48 है। इसमें हम अगर शॉर्ट टर्म होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह माइनस करते हैं, और लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन माइनस करते हैं। तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपका अर्बन है या रूरल। तो उसके लिए लिखा हुआ है लोकेटेड 3.6 किलोमीटर्स एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी, और पॉपुलेशन दे रखी है 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए नहीं, 6 लाख पॉपुलेशन दे रखी है। तो अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख तक होती है तो 6 किलोमीटर्स तक जो भी लैंड होता है उसको अर्बन माना जाता है। जो पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक होती है तो 2 किलोमीटर्स तक जो भी लैंड होता है उसको अर्बन मानते हैं। और अगर पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख होती है तो 6 किलोमीटर्स तक मानते हैं। और अगर पॉपुलेशन आपकी होती है ज़्यादा 10 लाख से तो फिर 8 किलोमीटर तक माना जाता है आपके लिए अर्बन लैंड, क्योंकि यहाँ पे 6 किलोमीटर वाली रेंज एप्लीकेबल होगी। पॉपुलेशन दे रखी है 6 लाख, तो 6 किलोमीटर्स जो भी म्यूनिसिपैलिटी की लोकल लिमिट्स हैं उसके बाहर 6 किलोमीटर तक जो भी लैंड होगा उसको अर्बन मानेंगे। और ये सिचुएटेड है 3.6 किलोमीटर, इसलिए दिस इज द अर्बन लैंड। और अर्बन लैंड अगर है तो फर्क नहीं पड़ता है एग्रीकल्चरल है या नहीं है, कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा बिकॉज इट इज द कैपिटल एसेट। तो पहले होल्डिंग पीरियड देख लेते हैं। जो होल्डिंग पीरियड होगा वो किस डेट पे एक्वायर किया गया था, 30 जून 2024 को एक्वायर किया गया था। और 10th मार्च मतलब 9th मार्च तक देखेंगे, एक दिन पहले तक देखते हैं 24 तक, और मोर देन 24 मंथ्स।
इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम हमेशा 12-24 मंथ्स देखते हैं। अगर 24 मंथ्स या उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म, अगर मोर देन 24 मंथ्स होगा तो लॉन्ग टर्म, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो जो एसेट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इसलिए इंडेक्सेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा सेल कंसीडरेशन। जो सेल कंसीडरेशन है उसको 40 लाख रुपीज का सेल किया गया था, तो यहाँ लिख दिया 40 लाख रुपीज। यहाँ से माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप पूरा प्रॉपर लिखोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। CII ऑफ 23-24 वो तो 348 होता है। इतने क्वेश्चंस आपने बैच में किए थे तो दो तो याद ही हो जाते हैं, 01, 02 का 100 होता है और हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का 348 है। एक्वायर किया था, एक्वायर कब किया गया था, मैंने 14 लिख दिया है, 24 लिख दिया है, यहाँ पे 14 लिखना चाहिए था मुझे। तो 14 से लेके 24, तो 14-15 का जो CII दे रखा है वो दे रखा है 240, तो यहाँ पे लिख लिया 240। CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन 14-15 में एक्वायर किया गया था और 14-15 का CII 240 होता है इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कितने का एक्वायर किया था, उसने एक्वायर किया था मैडम ने 18 लाख रुपए का, तो यहाँ पे लिख दिया गया 18 लाख। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 348 डिवाइडेड बाई 240 एंड मल्टीप्लाइड बाई 18 लाख, और ये निकल के आ गया 26,10,000। मेरे ख्याल से कोई इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं लैंड के अंदर, लेकिन एक्सपेंसेस भी नहीं दे रखे हैं, तो ये निकल के आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको माइनस कर देते हैं 40 लाख से, और 40 लाख से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13,90,000। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एक लैंड और भी सेल किया गया है और वो वैकेंट लैंड अर्बन एरिया के अंदर है, तो लिखाई है अर्बन एरिया के अंदर है, और उसको 75 लाख का सेल किया गया था और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दे रखी है 80 लाख। दिस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिज फादर एज ए गिफ्ट इन May 13, और फादर ने कब एक्वायर किया था, अक्टूबर 01 में। तो अक्टूबर 2001 में फादर ने एक्वायर किया था। इसके बाद वो कल्पना नाम है, कविता को गिफ्ट कर देते हैं और गिफ्ट करते हैं May 13 में, गिफ्ट टू कविता। इसके बाद कविता जी उसको बेच देती हैं, और कब बेच देती हैं, जून 23 में बेच देती हैं, सोल्ड। और कितने का बेच दिया, 75 लाख का बेच दिया। और इस ईयर में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपके लिए 80 लाख। इसका भी यूज करेंगे, पहले वर्किंग नोट्स एक बार बना लेते हैं। उसके फादर ने कितने का एक्वायर किया था, उसके फादर ने एक्वायर किया था 12 लाख रुपीज का। तो फादर के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो थी 12 लाख, क्योंकि उन्होंने 12 लाख रुपए का एक्वायर किया था। और जिस समय उन्होंने अपनी बेटी कविता के लिए दिया है May 13 में, उस समय जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है वो चल रही थी 40 लाख रुपीज। तो ये आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अक्टूबर 01 में कविता के फादर ने एक लैंड परचेज किया था 12 लाख का, May 13 में गिफ्ट दे दिया अपनी बेटी के लिए, और जिस समय गिफ्ट दिया उस समय फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख है, और जून 23 में उनकी बेटी मतलब कविता ने उसको बेच दिया 75 लाख का, और जिस समय बेचा उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चल रही थी 80 लाख। तो पहली बात तो ये FMB का कोई भी यूज नहीं है। हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो 49 सबसेक्शन 1 होता है उसके अकॉर्डिंग कविता के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो फादर वाली ही मान ली जाएगी, और फादर के लिए क्योंकि 12 लाख थी तो कविता के लिए भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख रुपए मान ली जाएगी। होल्डिंग पीरियड जब देखेंगे तो साफ साफ एक्ट में लिखा हुआ है प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे, तो अक्टूबर 2001 से लेके जून 2023 प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड को भी देखा जाता है, और ये मोर देन 24 मंथ्स है, इसलिए कविता के लिए भी इसको माना जाएगा आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो कविता हमारी असेसी है, कविता ने ट्रांसफर किया है, कविता को हाईलाइट कर लेते हैं। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर गिफ्ट में कोई चीज मिलती है तो हम उसके लिए मान लेते हैं डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और प्रीवियस ओनर के लिए जो कॉस्ट होगी वो करंट ओनर के लिए मान ली जाएगी 12 लाख। फादर ने जो कविता को ट्रांसफर किया उसको नॉट ए ट्रांसफर माना जाएगा, नॉट ए ट्रांसफर। जब गिफ्ट में कोई चीज दी जाती है तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता है अंडर सेक्शन 47, इसलिए फादर का कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा।
जब आप गिफ्ट के तरीके से या विल या इनहेरिटेंस बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसफर दे रखे हैं, उस तरीके से ट्रांसफर करते हो तो उसको हम ट्रांसफर मानते ही नहीं है सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग। इसलिए फादर का तो कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। कविता का कैपिटल गेन निकालने के लिए फादर के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो कविता के लिए मान ली जाएगी डीम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख। कविता का होल्डिंग पीरियड निकालेंगे तो प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हम 01 से लेके 23 तक देखेंगे, ये मोर देन 24 मंथ्स है। अब हम जब कविता का कैपिटल गेन निकालेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे सेल कंसीडरेशन, लेकिन यहां पे हम लगा देंगे अंडर सेक्शन 50C। और 50C ये कहता है कि अगर जो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो कंसीडरेशन से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी को कंसीडरेशन माना जाएगा। जो आपके लिए सेल प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 75 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है 80 लाख। और 50C ये कहता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस से ज्यादा होती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडरेशन माना जाता है, लेकिन 10% का वेरिएशन अलाउड है। हम क्या करेंगे, 75 लाख का निकाल लेंगे 110%। 75 लाख का 110 निकाल लेंगे तो 82,50,000 रुपीज निकल के आ जाएगा। 75 लाख 110% निकालोगे तो 82,50,000 रुपीज निकल के आएगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे भी ज्यादा होती तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को मानते सेल कंसिडरेशन, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर इस अमाउंट को एक्सीड नहीं करती है तो जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा उसे ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। सेक्शन 50C में हमेशा कहता हूं, इंटर वालों के लिए भी फाइनल के लिए भी एग्जाम में बहुत आता है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी ज्यादा होती है सेल प्राइस से तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन माना जाता है, लेकिन 10% का वेरिएशन हम चेक करते हैं। जो सेल प्राइस का 10% या 110% पहले निकाल लो, वो निकल के आ गया 82,50,000। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर इसको भी एक्सीड करती तभी हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडरेशन बनाते, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर इसको एक्सीड नहीं कर रही है तो जो एक्चुअल सेल प्राइस होगा उसे ही सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेल कंसिडरेशन हो जाएगा 75 लाख, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% को एक्सीड नहीं कर रही है। माइनस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, CII ईयर ऑफ ट्रांसफर 348, और हम मंजुला जे शाह वाला केस लगा देंगे। मंजुला जे शाह केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हालांकि कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दो, अगर इस केस को हम नहीं अप्लाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता फिर तो आपको उसी तरीके से करना पड़ता, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट का डिसीजन है। तो कुछ बुक्स ने तो क्या कर रखा है, एज पर मंजुला जे शाह को और एक एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, लेकिन मैं हमेशा एडवाइज करता हूं मंजुला जे शाह के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, वो ज्यादा लॉजिकल है। तो प्रीवियस ओनर के अकॉर्डिंग ही इंडेक्सेशन किया जाएगा। प्रीवियस ओनर ने 0102 में एक्वायर किया था, इसलिए 0102 का CII लगा देते हैं यहाँ पे 100। और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमने निकाल ली थी, वो निकल के आई थी 12 लाख। जो प्रीवियस ओनर के लिए कॉस्ट होगी वो कॉस्ट मान ली जाएगी, तो 12 लाख के अकॉर्डिंग। तो मंजुला जे शाह का केस लगाया है, अच्छे तरीके से आप लिख देना 348 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 12 लाख रुपीज से, तो ये निकल के आ जाता है बेटा 41,76,000। इसके अंदर भी कोई एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा 75 लाख में से इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 33,24,000। अब दो कैपिटल गेन निकल के आ गए, एक जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचा था और एक केवल अर्बन लैंड को बेचा था, दैट वाज नॉन एग्रीकल्चरल। अब उसने डिपॉजिट किया है 54 EC के बॉन्ड्स में डिपॉजिट किया है, 25 मार्च 24 को 30 लाख रुपए डिपॉजिट करे हैं। 54 EC में लिखा हुआ था कि अगर आप किसी भी इमूवेबल लैंड और बिल्डिंग को ट्रांसफर करते हो और वो पैसा आप डिपॉजिट करते हो NHAI के बॉन्ड्स में या रूल रेक्टिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स में, तो आपको 54 EC का बेनिफिट मिलता है। लैंड और बिल्डिंग को अगर ट्रांसफर करते हो और यहाँ पे लैंड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चरल हो चाहे नॉन एग्रीकल्चरल हो, हाँ एग्रीकल्चर में अर्बन होना चाहिए, रूरल तो कैपिटल एसेट होती ही नहीं है, तो डेफिनेटली 54 EC का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सर हम कौन से वाले कैपिटल गेन में से दें? दोनों में से मिल सकता है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा टाइम लिमिट क्या हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जिस डेट पर ट्रांसफर हुआ था उसके 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप 54 EC का बेनिफिट चाहते हो। तो 15 मार्च 2024 को किया था उसने, पहला वाला जो लैंड ट्रांसफर किया था वो ट्रांसफर किया था 9 मार्च 2024 को,
9 मार्च 10 मार्च 24 को ट्रांसफर किया था, और 10 मार्च को ट्रांसफर किया था, 25 मार्च को उसने बॉन्ड्स खरीद लिए थे, मतलब 6 महीने के अंदर खरीद लिए थे। तो पहले वाले में से तो मिल सकता है। चेक करें कि दूसरे वाले में से भी मिल सकता है। अगर दूसरे से भी मिलता होगा तो किसी से भी दे देंगे, ऐड करके दे देंगे। लेकिन जो उसने दूसरा वाला लैंड है वो ट्रांसफर किया था, और जून 23 में उसने ट्रांसफर किया हुआ है। तो हम देखते हैं जून 23 से 6 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून 23 में ट्रांसफर किया है तो कोई सी भी डेट मान लो तो जुलाई में तो महीना हो ही जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तक परचेज करने चाहिए थे, 6 मंथ्स दिसंबर में जाके एंड होते अगर सेकंड वाले लैंड में से उसको एग्जम्पशन का बेनिफिट चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप सेकंड वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एग्जम्पशन का बेनिफिट दे दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एग्जम्पशन आपको पहले वाले में से ही देना पड़ेगा। तो यहां माइनस किया एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। 30 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन एग्जम्पशन कभी भी इनकम को एक्सीड नहीं कर सकती है, तो केवल 13,90,000 का एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील निकल के आ जाएगा। जो सर बचा हुआ है वो दूसरे वाले लैंड में से दे सकते हैं, नहीं दे सकते हो। जिस डेट पर ट्रांसफर किया गया उसके 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करोगे, ओनली देन यू कैन गेट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। और स्कीम ऑफ डिपॉजिट तो यहाँ एप्लीकेबल होती ही नहीं है कि बैंक में डाल दें बाद में खरीद लेंगे, यहाँ पे सीधे आपको खरीदना ही पड़ता है। तो पहले वाला जो आपने लैंड बेचा था उसके तो विदिन 6 मंथ्स था, लेकिन दूसरे वाले के 6 मंथ्स के अंदर नहीं था, इसलिए केवल पहले वाले से एग्जम्पशन देंगे। और एग्जम्पशन कभी भी कैपिटल गेन को एक्सीड नहीं कर सकती है। तो 30 लाख का जरूर उसने बॉन्ड खरीदा था, बट एग्जम्पशन इज लिमिटेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दैट इज 13,90,000। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 33,24,000, क्योंकि पहला वाला गेन तो जीरो हो गया और दूसरे वाले पे टैक्स पे करना पड़ेगा 33,24,000। टैक्स नहीं निकलवाया है, अगर टैक्स निकलवाया जाता तो लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट 20% होता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। केवल क्या पूछी है, इनकम पूछी है मैडम की, इनकम निकल के आ गई 33,24,000। दिस इज द आंसर। सब बातें एक एक करके लिख के आओगे, वर्किंग नोट्स बनाओगे, वहां पे ये बताओगे आप कि हम 6 मंथ्स के अंदर देते हैं, इसलिए पहले वाले लैंड में से एग्जम्पशन देंगे, दूसरे वाले में से नहीं देंगे। ये भी बताओगे कि जब हम गिफ्ट देते हैं तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसलिए फादर का कैपिटल गेन नहीं निकाला जाएगा। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सेक्शन 40(1) लिखोगे। होल्डिंग पीरियड के अंदर लिख के आओगे, प्रीवियस ओनर के होल्डिंग पीरियड को भी इंक्लूड करेंगे। और साथ में ये भी मेंशन कर देना मंजुला जे शाह में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, और इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर ने जब एक्वायर किया था उस ईयर के अकॉर्डिंग किया गया है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो 4th क्वेश्चन का बी पार्ट है वो भी 7 मार्क्स का था। मैं अपने अर्लियर वीडियोज में आपको बता चुका हूं। पहला क्वेश्चन 15 MCQ होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 30 नंबर तो आपको वैसे मिलेंगे, और बाकी आपको 5 क्वेश्चन और करने हैं 14 मार्क्स ईच। तो 14 × 5 70 मार्क्स के ये हो जाएंगे और 30 मार्क्स का MCQ। तो ये जो क्वेश्चन है, मिसेज भारती 50 ईयर्स की हैं भारती जी, submits the information of the following transactions income during the previous year 23-24. You are required to compute the income of Mrs. Bharti. इनकम पूछी गई है केवल, चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। पूरा का पूरा क्वेश्चन अदर सोर्सेज पे बेस्ड है। अज्यूमिंग मिसेज भारती एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बिल्कुल सही लैंग्वेज लिखी है। वो जो न्यू टैक्स रिजीम है, बल्कि जो डिफॉल्ट है 15 BAC उसको शिफ्ट आउट कर रही हैं, उसको छोड़ रही हैं। मतलब ये क्वेश्चन भी ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाएगा। ओल्ड रिजीम में बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिविडेंड इनकम रिसीव होती है फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो टैक्सेबल होगी। वो कितनी दे रखी है, 15,000। कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिल रहा है 15,000 रुपए, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद विनिंग्स फ्रॉम गेम शो, कौन बनेगा करोड़पति की तरीके से, उन्होंने कौन बनेगा पूंजीपति दे दिया, कैजुअल इनकम होती है। और नेट ऑफ TDS है, तो इस पर जो आपका रेट लगता है वो 194B के अंदर लगता है 30% का रेट।
30% के रेट से TDS माइनस हुआ था, तो हम ग्रॉसिंग अप करेंगे 87,500 को 100/70 कर देंगे। 30% से TDS माइनस हुआ था, तो जो रिसीव हुआ होगा वो 70% रिसीव हुआ होगा। इसका मतलब हम 100% में कन्वर्ट करना है, 100/70 करना है, 1,25,000। इसके बाद शी परचेज ए पेंटिंग 65,000 ऑल्दो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वाज ₹80,000। पेंटिंग क्या गिफ्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? गिफ्ट जो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है अगर वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा होती है आपके बेनिफिट की, क्योंकि आपकी जो 80,000 रुपये थी और आपने जो पेमेंट दिया वो 65,000 रुपीज का है, 15,000 रुपये, क्योंकि ये अमाउंट 50,000 रुपये को एक्सीड नहीं कर रहा है तो गिफ्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर और भी अगर उसको गिफ्ट मिले होते तो हम उसके लिए भी देख लेते, उसको और कोई गिफ्ट मिला ही नहीं। अच्छा, पेंशन वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया, इसके बाद में कर देता हूं पेंशन वाला पॉइंट। पहले इसको समझ लो पेंटिंग वाले पॉइंट के लिए जो आपको बेनिफिट हुआ। अगर और भी कोई मूवेबल एसेट उसको गिफ्ट में मिली होती तो हम सबका टोटल कर देते, और कुछ नहीं मिला हुआ है उसके लिए, तो केवल पेंटिंग को ही हम आइसोलेशन में देखेंगे। 15,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। जो FMB 80,000 रुपये की थी उसने परचेज करी है 65,000 रुपीज की, डिफरेंस 15 का है, 50 को एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए गिफ्ट 0 का माना जाएगा और उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो डिविडेंड कर दिया, कैजुअल इनकम कर दी, पेंशन और कर देते हैं। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज हस्बैंड 5,000, इसको कहा जाता है फैमिली पेंशन। 5,000 रुपीज पर मंथ की पेंशन मिल रही है, तो 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज की पेंशन मिली, लेकिन यहां से स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट दे देंगे। सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलता है, और वो कितना मिलता है? 1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। जो भी पेंशन होती है उसका 1/3 33.33% भी कह सकते हो, और 15,000 में जो लोअर होता है तो 15,000 रुपये का एकदम डिडक्शन दे दिया जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा 45,000। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग एलॉन्ग विद द प्लांट एंड मशीनरी, कंपोजिट लेटिंग कहा जाता है इसके लिए, अदर सोर्सेज की इनकम होती है। अगर आप जो आपका प्लांट मशीनरी या फर्नीचर एलॉन्ग विद बिल्डिंग उसके लिए लेट आउट करते हो, और अगर PGBP हेड में टैक्सेबल नहीं है तो 56(2) के अकॉर्डिंग 56(2) के अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेज के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ है कि उसका ये मेन बिजनेस था, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये PGBP हेड में नहीं जाएगी, अदर सोर्सेज के अंदर ही टैक्सेबल होगी। और अदर सोर्सेज की इनकम को निकालने के लिए वो सारे एक्सपेंडिचर्स माइनस करते हैं जो PGBP में माइनस किए वो PGBP में माइनस करते थे। अदर सोर्सेज की ये वाली इनकम बिल्कुल सेम PGBP के तरीके से ही कंप्यूट की जाती है। तो यहाँ पे लिखा रेंट रिसीव्ड, कंपोजिट रेंट लिख देते हैं यहाँ पे, या कंपोजिट लेटिंग लिख देते हैं। और रेंट कितना मिलता है उसके लिए? रेंट उसके लिए मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 95,000। एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन से लिखे हुए हैं इसके अंदर? माइनस करेंगे रिपेयर्स। PGBP के अंदर भी रिपेयर्स माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस होगा। जो सेक्शन 30, 31, 32 सारे एक्सपेंडिचर्स माइनस किए जाते हैं, 2,000 रुपये रिपेयर्स माइनस कर देंगे। और उसने कौन सा एक्सपेंडिचर किया था? इंश्योरेंस भी डेफिनेटली माइनस होगा, तो इंश्योरेंस माइनस कर देंगे 2,500 रुपये। इसके बाद डेप्रीशिएशन भी माइनस करेंगे, 32 के अकॉर्डिंग ही माइनस होता है, साफ साफ लिखा हुआ है द सोर्सेज में। डेप्रीशिएशन जो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग होता है वही माइनस करेंगे, और वो डेप्रीशिएशन दे रखा है 5,000 रुपये फैक्ट्री बिल्डिंग का और 3,500 रुपये प्लांट मशीनरी का, तो वो हो गया 8,500। 8,500 ये माइनस कर दिया जाएगा। तीनों खर्चे माइनस करेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13,000 रुपये के टोटल एक्सपेंडिचर किए गए हैं। 2,000 प्लस 2,500, 4,500 प्लस 8,500, 13,000, और ये माइनस कर देंगे तो 82,000 रुपीज अदर सोर्सेज की कंपोजिट लेटिंग से इनकम निकल के आ जाएगी। 95,000 में से 13,000 माइनस किया तो आ गया 82,000। इसके बाद रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, बिल्कुल ये भी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। रेंट फ्रॉम
वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, खाली ज़मीन से जो भी इनकम होती है वो अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाती है। और यहाँ पे लिख देते हैं 80,000। खर्चे दिए होते तो माइनस करते, किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंडिचर नहीं गिवन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, जो इंटरेस्ट रिलेटिव से रिसीव हो रहा है 7500 है सर, आफ्टर टीडीएस है। अब कैसे इसको डिसाइड करें कि आफ्टर टीडीएस है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो रिलेटिव था, जो अब रिलेटिव तो फिर इंडिविजुअली होगा, और 194 ए के अकॉर्डिंग जो टीडीएस होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस तभी माइनस करते हैं जब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ और प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख को एक्सीड करता हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल 7500 गिवन है। और दूसरी बात 5000 से ज़्यादा है, 5000 तक टीडीएस माइनस होता नहीं है। बैंक वगैरह से मिलता है डिपॉजिट वगैरह पे तो फिर लिमिट लगाते हैं हम लोग, 40,000 वाली लिमिट लगाते हैं। एनी अदर केस में 5,000 रुपये वाली लिमिट है। तो रेंट तो हमें वो जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली 5 से ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा तो टीडीएस हमें चेक करना चाहिए कि टीडीएस माइनस हुआ होगा नहीं हुआ होगा। लेकिन टीडीएस के लिए जो पेयर है उसका हमें पता होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में उसका टर्नओवर कितना था, क्योंकि एक जगह तो उन्होंने नेट ऑफ टीडीएस दे रखा है, तो हम यही मान लेंगे कि जहां जहां टीडीएस माइनस होता वहां पे ये लिख देते हैं नेट ऑफ टीडीएस, इसलिए ये ग्रॉस दे रखा है, ये नेट ऑफ टीडीएस नहीं है, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। इन सब का टोटल कर लेते हैं। हम इन सब का टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस 1,25,000 प्लस 45,000 प्लस 82,000 प्लस 80,000 है, 80,000 प्लस 7,500 और ये निकल के आ गया 3,54,500 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलेगा इसमें से, क्योंकि कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। जो फैमिली पेंशन से मिलता था वो मैंने आपको दे दिया। कंपोजिट लेटिंग में से जो खर्चे होते थे वो मैंने माइनस कर दिए। इसके बाद जो आपकी इनकम निकल के आती है 3,54,500। सब कुछ जहाँ तक एज ए टीचर में जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे जूम लैब पे पढ़े थे और जिन्होंने पेन ड्राइव वगैरह खरीदी थी, ये जो फेस टू फेस भी पढ़ रहे थे, लक्ष्मी नगर में इंस्टीट्यूट है सीएमए रैंकर्स के नाम से, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। वहाँ पे कोई और कोर्स करवाते ही नहीं है, केवल सीएमए के लिए है। सीएमए फाउंडेशन भी है, सीएमए इंटर भी है, सीएमए फाइनल भी है। अगर आप फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हो और पूरा ग्रुप लेना चाहते हो, बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ हैं, बहुत डेडिकेशन से टीच करती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है हमारे इंस्टीट्यूट का। तो आप सीएमए रैंकर्स में आके कांटेक्ट कर सकते हो। तो जिन बच्चों को मैंने वहाँ पढ़ाया था, मैंने ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस करे थे। अदर कोर्सेज को मैंने प्रॉपर तरीके से टीच किया था। और ऊपर वाला जो कैपिटल गेन है, ये चैप्टर भी मैंने आपको 54 ईसी की एग्जाम्शन भी मैंने आपके लिए टीच करी थी। तो ये 4th क्वेश्चन की वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आगे भी जो क्वेश्चंस हैं, चाहे डीटी की हों, चाहे आपके आईडीटी के, जीएसटी या कस्टम्स की हों, उनकी वीडियो भी मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। बस जो मैंने स्टार्टिंग में कहा वो दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम शेयर करना है, क्योंकि शेयर होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा वीडियोज़ को बना के मैं अपलोड करूँ। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए थोड़ा सा, और मेरा मोटिवेशन ये है कि आप लोग वीडियोज़ को देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।